दी गार्डन ऑफ इडेन किसी न किसी समय कुछ न कुछ अवश्य ही उत्पन्न हुआ होगा। सोफी एमंडसन स्कूल से घर लौट रही थी। वह जोआना के साथ रास्ते का पहला हिस्सा पैदल ही तय कर चुकी थी। वे रोबोट के बारे में चर्चा कर रहे थे। जोआना को लगता था कि मनुष्य का मस्तिष्क एक उन्नत कंप्यूटर की तरह है। सोफी को यकीन नहीं था कि वह इस बात से सहमत है। निश्चित रूप से एक व्यक्ति हार्डवेयर के एक टुकड़े से अधिक है। जब वे सुपरमार्केट पहुंचे तो वे अलग अलग रास्ते पर चले गए। सोफी एक बड़े उपनगर के बाहरी इलाके में रहती थी और उसका स्कूल जोआना से लगभग 2 गुना दूर था। उसके बगीचे के अलावा कोई और घर नहीं था, जिससे ऐसा लगता था कि उसका घर दुनिया के अंत में है। यहीं से जंगल शुरू होता था। वह मोड़ से क्लोवर क्लोज में घुस गई। सड़क के अंत में एक तीखा मोड़ था, जिसे कैप्टन बेंड के नाम से जाना जाता था। सप्ताहांत को छोड़कर लोग शायद ही कभी उस तरफ जाते थे। मई की शुरुआत थी। कुछ बगीचों में फलों के पेड़ डैफोडिल के घने झुरमुटों से घिरे हुए थे। बिर्च के पेड़ पहले से ही हल्के हरे पत्तों से लदे हुए थे। यह असाधारण था कि साल के इस समय में सब कुछ कैसे फूट पड़ा। आखिर क्यों हरी भरी वनस्पतियों का यह विशाल समूह गर्म होते ही मृत धरती से उगाया और बर्फ के आखिरी निशान भी गायब हो गए। सोफी ने जैसे ही अपने बगीचे का गेट खोला, उसने मेल बॉक्स में देखा। वहां आमतौर पर बहुत सारा जंक मेल और उसकी मां के लिए कुछ बड़े लिफाफे होते थे, जिन्हें आदि ने वह अपने कमरे में काताड़ी चिकनाता और अपना होमवर्क शुरू करने से पहले रसोई की मेज पर रख देती थी। समय समय पर बैंक से उसके पिता के लिए कुछ पत्र आते थे, लेकिन तब वह एक सामान्य पिता नहीं थे। सोफी के पिता एक बड़े तेल टैंकर के कप्तान थे और साल के अधिकांश समय बाहर रहते थे। कुछ हफ्तों के दौरान जब वह घर पर होते थे तो वह घर में इधर उधर घूमते रहते थे, जिससे सोफी और उसकी मां के लिए घर अच्छा और आरामदायक हो जाता था। लेकिन जब वह समुद्र में होते थे तो वह बहुत दूर दूर के लगते थे। मेल बॉक्स में सिर्फ एक ही पत्र था और वह सोफी के लिए था। सफेद लिफाफे पर लिखा था, सोफी अमुंडसेन, 3 क्लोवर क्लोज। बस इतना ही। यह नहीं बताया गया था कि यह किसकी ओर से था। इस पर कोई स्टैंप भी नहीं लगा था। सोफी ने जैसे ही गेट बंद किया, उसने लिफाफा खोला। उसमें सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था जो लिफाफे से बड़ा नहीं था। उस पर लिखा था, आप कौन हैं? और कुछ नहीं, केवल हाथ से लिखे गए 3 शब्द और उसके बाद एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। उसने फिर लिफाफे को देखा। पत्र निश्चित रूप से उसके लिए था। इसे मेलबॉक्स में कौन डाल सकता था? सोफी ने जल्दी से लाल घर में प्रवेश किया। हमेशा की तरह उसकी बिल्ली शेरेकान झाड़ियों से बाहर निकलने में कामयाब रही। सामने की सीढ़ी पर कूद गई और दरवाजा बंद करने से पहले ही अंदर घुस गई। जब भी सोफी की मां का मूड खराब होता तो वह जिस घर में रहती थी उसे मैनेजरी कहती थी। मैनेजरी जानवरों का एक संग्रह होता है। सोफी के पास निश्चित रूप से एक था और वह उससे काफी खुश थी। इसकी शुरुआत 3 गोल्डफिश, गोल्ड टॉप, रेड राइडिंग हुड और ब्लैक जैक से हुई थी। इसके बाद उसे स्मिट और स्मूल नाम के 2 बुजुर्गर मिले, फिर गोविंदा कछुआ और आखिर में मार्मलेट बिल्ली शेरेकन। ये सब उसे इस बात की भरपाई के लिए दिए गए थे कि उसकी मां कभी भी काम से देर शाम तक घर नहीं आती थी और उसके पिता बहुत दूर रहते थे, पूरी दुनिया में यात्रा करते थे। सोफी ने अपना स्कूल बैग फर्श पर रख दिया और शेरेकन के लिए बिल्ली का खाना एक कटोरी में रख दिया। फिर वह रहस्यमयी पत्र हाथ में लेकर रसोई के स्टूल पर बैठ गई। तुम कौन हो? उसे कुछ पता नहीं था। वह सोफी अमुंडसेन थी, बेशक, लेकिन वह कौन थी? वास्तव में अभी तक इसका पता नहीं चल पाया था। क्या होता अगर उसे कोई दूसरा नाम दिया जाता? उदाहरण के लिए एनी नुटसन। तो क्या वह कोई और होती? उसे अचानक याद आया कि पिताजी मूल रूप से उसे लिलेमोर नाम से बुलाना चाहते थे। सोफी ने खुद को हाथ मिलाते हुए और खुद को लिलेमोर अमुंडसेन के रूप में पेश करते हुए कल्पना करने की कोशिश की, लेकिन यह सब गलत लग रहा था। यह कोई और था जो खुद को पेश कर रहा था। वह उछलकर बाथरूम में चली गई और उसके हाथ में वह अजीब पत्र था। वह आईने के सामने खड़ी हो गई और अपनी आंखों में झांकने लगी। मैं सोफी अमुंडसेन हूं, उसने कहा। आईने में दिख रही लड़की ने एक झटके से भी प्रतिक्रिया नहीं की।
सोफी ने जो भी किया उसने बिल्कुल वैसा ही किया। सोफी ने बिजली की गति से अपने प्रतिबिंब को आईने से टकराने से रोकने की कोशिश की, लेकिन दूसरी लड़की भी उतनी ही तेज थी। तुम कौन हो? सोफी ने पूछा। इस पर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि उसे क्षण भर के लिए भ्रम हुआ कि यह सवाल उसने पूछा था या उसके प्रतिबिंब ने। सोफी ने शीशे में नाक पर अपनी तर्जनी उंगली दबाई और कहा, तुम हो मुझे। जब उसे इसका कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने वाक्य पलट दिया और कहा, मैं तुम हूं। सोफी एमंडसन अक्सर अपनी शक्ल से असंतुष्ट रहती थी। उसे अक्सर कहा जाता था कि उसकी आंखें बादाम के आकार की हैं, लेकिन शायद ऐसा सिर्फ इसीलिए कहा जाता था क्योंकि उसकी नाक बहुत छोटी थी और उसका मुंह थोड़ा बड़ा था, और उसके कान उसकी आंखों के बहुत करीब थे। सबसे बुरी बात थी उसके सीधे बाल, जिसके साथ कुछ भी करना असंभव था। कभी कभी उसके पिता उसके बालों को सहलाते और उसे क्लाउड डेबुसी के संगीत के एक अंश के नाम पर फ्लैक्सन हेयर वाली लड़की कहते। यह उसके लिए ठीक था। वह इन सीधे काले बालों के साथ रहने के लिए अभिशप्त नहीं था। न तो मूस और न ही स्टाइलिंग जेल का सोफी के बालों पर जरा भी असर हुआ। कभी कभी उसे लगता कि वह इतनी बदसूरत है कि उसे आश्चर्य होता कि क्या वह जन्म से ही विकृत है। उसकी मां हमेशा उसके कठिन प्रसव के बारे में बताती रहती थी, लेकिन क्या वास्तव में यही बात निर्धारित करती थी कि आप कैसी दिखती हैं? क्या यह अजीब नहीं था कि वह नहीं जानती थी कि वह कौन है? और क्या यह अनुचित नहीं था कि उसे यह कहने की अनुमति नहीं दी गई थी कि वह कैसी दिखेगी? उसकी शक्ल सूरत को बस उस पर थोप दिया गया था। वह अपने दोस्त खुद चुन सकती थी, लेकिन उसने निश्चित रूप से खुद को नहीं चुना था। उसने इंसान बनना भी नहीं चुना था। इंसान क्या था? सोफी ने फिर से आईने में लड़की को देखा। मुझे लगता है कि मैं ऊपर जाकर अपना जीव विज्ञान का होमवर्क करूंगी, उसने लगभग क्षमा मांगते हुए कहा। एक बार जब वह हॉल में बाहर आई तो उसने सोचा, नहीं, मैं बगीचे में जाना पसंद करूंगी। बिल्ली बिल्ली बिल्ली। सोफी ने बिल्ली को दरवाजे की चौखट तक खदेड़ दिया और पीछे से सामने का दरवाजा बंद कर दिया। जब वह रहस्यमयी पत्र हाथ में लिए बजरी वाले रास्ते पर बाहर खड़ी थी तो उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक गुड़िया है जिसे अचानक जादू की छड़ी की लहर से जीवित कर दिया गया हो। क्या इस समय दुनिया में होना, एक अद्भुत साहसिक यात्रा पर घूमना असाधारण बात नहीं है? शेरेकन हल्के से बजरी पर उछला और लाल करंट की झाड़ियों के घने झुरमुट में फिसल गया। एक जीवंत बिल्ली, अपनी सफेद मूंछों से लेकर अपने बालों तक ऊर्जा से भरपूर, अपने चिकने शरीर के अंत में हिलती हुई पूंछ। वह भी यहां बगीचे में था, लेकिन सोफी की तरह उसे इसका एहसास नहीं था। जैसे ही सोफी ने जीवित रहने के बारे में सोचना शुरू किया, उसे एहसास होने लगा कि वह हमेशा के लिए जीवित नहीं रहेगी। उसने सोचा, मैं अभी दुनिया में हूं, लेकिन एक दिन मैं चली जाऊंगी। क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है? यह एक और सवाल था जिसके बारे में बिल्ली को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। सोफी की दादी को मरे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। 6 महीने से ज्यादा समय तक सोफी को हर दिन उनकी याद आती रही। यह कितना अन्यायपूर्ण था कि जीवन का अंत हो गया। सोफी बजरी के रास्ते पर खड़ी होकर सोच रही थी। उसने जिंदा रहने के बारे में बहुत ज्यादा सोचने की कोशिश की ताकि वह भूल जाए कि वह हमेशा जिंदा नहीं रहेगी, लेकिन यह असंभव था। जैसे ही उसने जिंदा रहने पर ध्यान केंद्रित किया, मरने का विचार भी उसके दिमाग में आया। यही बात दूसरी तरफ भी हुई। सिर्फ एक दिन मरने की तीव्र भावना को जगाने से ही वह समझ सकती थी कि जिंदा रहना कितना अच्छा है। यह एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह था जिसे वह बार बार पलटती रही, और सिक्के का एक पहलू जितना बड़ा और स्पष्ट होता गया, दूसरा पहलू भी उतना ही बड़ा और स्पष्ट होता गया। उसने सोचा कि आप बिना यह महसूस किए जीवित रहने का अनुभव नहीं कर सकते कि आपको मरना है, लेकिन यह महसूस करना भी उतना ही असंभव है कि आपको बिना यह सोचे मरना है कि जीवित रहना कितना अविश्वसनीय रूप से अद्भुत है। सोफी को याद आया कि जिस दिन डॉक्टर ने बताया था, उस दिन दादी ने कुछ ऐसा ही कहा था। वह बीमार थी। मुझे अब तक कभी एहसास नहीं हुआ कि जीवन कितना समृद्ध है, उसने कहा। यह कितना दुखद है कि ज्यादातर लोगों को यह समझने से पहले बीमार होना पड़ता है कि जीवित रहना कितना बड़ा उपहार है, या फिर उन्हें मेल बॉक्स में एक रहस्यमयी पत्र ढूंढना पड़ता है। शायद उसे जाकर देखना चाहिए कि क्या कोई और पत्र आया है।
सोफी जल्दी से गेट पर गई और हरे रंग के मेलबॉक्स के अंदर देखा। वह यह देखकर चौंक गई कि उसमें एक और सफेद लिफाफा था, बिल्कुल पहले वाले की तरह। लेकिन जब उसने पहला लिफाफा लिया तो मेलबॉक्स निश्चित रूप से खाली था। इस लिफाफे पर भी उसका नाम था। उसने इसे फाड़ दिया और पहले वाले के समान आकार का एक नोट निकाला। इसमें कहा गया था, यह दुनिया कहां से आई? मुझे नहीं पता, सोफी ने सोचा। निश्चित रूप से कोई भी वास्तव में नहीं जानता। और फिर भी सोफी ने सोचा कि यह एक उचित प्रश्न था। अपने जीवन में पहली बार उसने महसूस किया कि कम से कम यह पूछे बिना कि यह कहां से आया है, दुनिया में रहना सही नहीं है। रहस्यमयी पत्रों को पढ़कर सोफी का सिर घूम गया था। उसने गुफा में जाकर बैठने का फैसला किया। यह खोह सोफी की सबसे गुप्त छिपने की जगह थी। जब वह बहुत क्रोधित, बहुत दुखी या बहुत खुश होती थी तो वह यहीं जाती थी। आज वह बस उलझन में थी। लाल घर के चारों ओर एक बड़ा बगीचा था जिसमें ढेर सारे फूलों की क्यारियां, फलों की झाड़ियां, अलग अलग तरह के फलों के पेड़, एक विशाल लॉन जिसमें ग्लाइडर और एक छोटा सा गजेबो था जिसे दादाजी ने दादी के लिए बनवाया था जब उन्होंने अपने पहले बच्चे को जन्म के कुछ हफ्तों बाद खो दिया था। बच्चे का नाम मैरी था। उसकी कब्र पर लिखा था, छोटी मैरी हमारे पास आई, हमारा अभिवादन किया और फिर चली गई। बगीचे के एक कोने में रास्पबेरी की झाड़ियों के पीछे एक घना जंगल था जहां न तो फूल उगते थे और न ही जामुन। दरअसल यह एक पुरानी बाड़ थी जो कभी जंगल की सीमा को चिह्नित करती थी, लेकिन पिछले 20 सालों से किसी ने इसे नहीं काटा था, इसलिए यह एक उलझी हुई और अभेद्य संरचना में बदल गई थी। दादी अक्सर कहा करती थीं कि बाढ़ की वजह से युद्ध के दौरान लोमड़ियों के लिए मुर्गियों को ले जाना मुश्किल हो जाता था। जब मुर्गियां बगीचे में स्वतंत्र रूप से घूमती थीं, सोफी को छोड़कर बाकी सभी के लिए पुरानी बाड़ बगीचे के दूसरे छोर पर खरगोशों के घरों की तरह ही बेकार थी। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उन्हें सोफी का रहस्य नहीं पता था। सोफी को जब से याद है तब से वह बाड़ में बने छोटे से छेद के बारे में जानती थी। जब वह उसमें से रेंगकर निकली तो वह झाड़ियों के बीच एक बड़े से गड्ढे में पहुंची। यह एक छोटे से घर जैसा था। उसे पता था कि वहां कोई उसे नहीं ढूंढ पाएगा। अपने हाथ में 2 लिफाफे पकड़े हुए सोफी बगीचे में भागी, चारों पैरों पर झुकी और बाड़ के बीच से अपना रास्ता बनाया। खोह इतनी ऊंची थी कि वह सीधी खड़ी हो सकती थी, लेकिन आज वह जड़ों के एक झुंड पर बैठ गई। वहां से वह टहनियों और पत्तियों के बीच छोटे छोटे छेदों से झांक सकती थी। हालांकि कोई भी छेद एक छोटे सिक्के से बड़ा नहीं था, फिर भी उसे पूरे बगीचे का अच्छा नजारा दिखाई देता था। जब वह छोटी थी तो उसे लगता था कि पेड़ों के बीच अपनी माँ और पिता को उसे ढूंढते हुए देखना मजेदार है। सोफी को हमेशा से लगता था कि यह बगीचा अपनी ही दुनिया है। जब भी वह बाइबल में ईडन गार्डन के बारे में सुनती थी तो उसे इस गुफा में बैठकर अपने छोटे से स्वर्ग को निहारने की याद आती थी। संसार कहां से आया, उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। सोफी जानती थी कि दुनिया अंतरिक्ष में बस एक छोटा सा ग्रह है, लेकिन अंतरिक्ष कहां से आया? यह संभव था कि अंतरिक्ष हमेशा से अस्तित्व में रहा हो, जिस स्थिति में उसे यह पता लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती कि यह कहां से आया है। लेकिन क्या कोई चीज हमेशा से अस्तित्व में रही होगी? उसके अंदर कहीं गहरे में कुछ इस विचार का विरोध कर रहा था। निश्चित रूप से जो कुछ भी अस्तित्व में है उसकी शुरुआत अवश्य हुई होगी, तो अंतरिक्ष कभी ना कभी किसी और चीज से बना होगा। लेकिन अगर अंतरिक्ष किसी और चीज से आया है तो वह कुछ और भी किसी चीज से आया होगा। सोफी को लगा कि वह सिर्फ समस्या को टाल रही है। किसी बिंदु पर कुछ न होने से कुछ जरूर आया होगा, लेकिन क्या यह संभव था? क्या यह उतना ही असंभव नहीं था जितना कि यह विचार कि दुनिया हमेशा से अस्तित्व में थी? उन्होंने स्कूल में पढ़ा था कि ईश्वर ने दुनिया बनाई है। सोफी ने खुद को यह सोचकर सांत्वना देने की कोशिश की कि शायद यह पूरी समस्या का सबसे अच्छा समाधान है, लेकिन फिर उसने फिर से सोचना शुरू कर दिया। वह स्वीकार कर सकती थी कि ईश्वर ने अंतरिक्ष बनाया है, लेकिन खुद ईश्वर के बारे में क्या उसने खुद को शून्य से बनाया है? फिर से उसके अंदर कुछ ऐसा था जो विरोध कर रहा था। हालांकि ईश्वर सभी तरह की चीजें बना सकता था,
लेकिन वह खुद को तब तक नहीं बना सकता था जब तक कि उसके पास बनाने के लिए कोई स्व न हो। इसलिए केवल एक ही संभावना बची थी। ईश्वर हमेशा से अस्तित्व में था, लेकिन उसने पहले ही उस संभावना को अस्वीकार कर दिया था। जो कुछ भी अस्तित्व में है, उसकी शुरुआत होनी ही चाहिए। ओह धत! उसने दोनों लिफाफे फिर से खोले। आप कौन हैं? संसार कहां से आया? क्या परेशान करने वाले सवाल हैं? और वैसे भी ये पत्र कहां से आए? लगभग उतना ही रहस्यमय था। किसने सोफी को उसके रोजमर्रा के जीवन से झकझोर कर अचानक ब्रह्मांड की महान पहेलियों के सामने ला खड़ा किया था? तीसरी बार सोफी मेलबॉक्स के पास गई। डाकिया ने अभी अभी दिन का मेल दिया था। सोफी ने जंक मेल, पत्रिकाओं और अपनी मां के लिए कुछ पत्रों का एक बड़ा ढेर निकाला। वहां एक उष्णकटिबंधीय समुद्र तट का पोस्ट कार्ड भी था। उसने खिड़की खोली। कार्ड पर नॉर्वे की मुहर लगी थी और डाक टिकट लगा था, यूएन बटालियन। क्या यह पिताजी की ओर से हो सकता है? लेकिन क्या वह बिल्कुल अलग जगह पर नहीं थे? यह उनकी लिखावट भी नहीं थी। सोफी को लगा कि उसकी धड़कनें थोड़ी तेज हो गई हैं जब उसने देखा कि पोस्ट कार्ड किसके नाम पर लिखा गया था। हिल्डे मोलर नेग। पता का बाकी हिस्सा सही था। कार्ड पर लिखा था, प्रिय हिल्डे, 15वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। मुझे यकीन है कि तुम समझ जाओगी। मैं तुम्हें एक ऐसा उपहार देना चाहता हूं जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। कार्ड भेजने के लिए मुझे माफ करना सी। यह सबसे आसान तरीका था। पापा की तरफ से प्यार। सोफी घर की ओर दौड़ी और रसोई में चली गई। उसका मन उथल पुथल में था। यह हिल्डे कौन थी जिसका 15वां जन्मदिन उसके जन्मदिन से ठीक 1 महीने पहले था? सोफी ने टेलीफोन बुक निकाली। उसमें बहुत से लोग थे जिनका नाम मोलर था और कुछ का नाम नैग था, लेकिन पूरी निर्देशिका में मोलर नैग नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं था। उसने उस रहस्यमयी कार्ड की फिर से जांच की। वह निश्चित रूप से असली लग रहा था। उस पर एक मोहर और एक डाक टिकट लगा हुआ था। एक पिता सोफी के पते पर जन्मदिन का कार्ड क्यों भेजेगा, जबकि यह स्पष्ट रूप से कहीं और भेजा जाना था? किस तरह का पिता अपनी बेटी को जन्मदिन का कार्ड जानबूझकर गलत जगह भेजकर धोखा देगा? कैसे हो सकता है? और सबसे बढ़कर, वह इस हिल्डे व्यक्ति का पता कैसे लगा सकती थी? तो अब सोफी के पास चिंता करने के लिए एक और समस्या थी। उसने अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश की। आज दोपहर 2 घंटे के अंतराल में उसके सामने 3 समस्याएं खड़ी हो गईं। पहली समस्या यह थी कि उसके मेलबॉक्स में 2 सफेद लिफाफे किसने डाले थे। दूसरी समस्या यह थी कि इन पत्रों में कौन से कठिन प्रश्न थे। तीसरी समस्या यह थी कि हिल्डे मोलर नैग कौन हो सकती है और सोफी को उसका जन्मदिन कार्ड क्यों भेजा गया था। उसे यकीन था कि तीनों समस्याएं किसी न किसी तरह से आपस में जुड़ी हुई थीं। ऐसा होना ही था, क्योंकि आज तक उसने बिल्कुल सामान्य जीवन जिया था।